Hello everyone, welcome to my channel Commerce Aspirants. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है जो हमारे सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया है। और इन्होंने ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई है? ताकि जो भी हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई होता है, जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स चार्ज होते हैं, जिस भी तरीके की लिक्विडिटी का सप्लाई होता है हमारी इकोनॉमी में, मीन्स जितना भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है हमारे इकोनॉमी में, उस पर नज़र रखने के लिए, उसे सही तरह से चलाने के लिए, उसके रूल्स बनाने के लिए, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का ये है प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स क्या? कि जो भी हमारे मनी का वैल्यू है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आनी चाहिए। सेकेंड है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या होता है? जब हम दूसरे देशों के साथ कोई भी व्यापार करते हैं या उनसे कुछ हम परचेस करते हैं या उन्हें सेल करते हैं या हम बाहर जाके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम सपोज हमारा इंडिया का पैसा है और फॉरेन का डॉलर है, तो उसके एक्सचेंज रेट में जो भी चढ़ाव उतार बदलाव होते हैं उसे भी मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है बीओपी स्टेबिलिटी। बीओपी स्टेबिलिटी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितना भी अभी हमारा इस साल में अर्निंग हुआ है, रेवेन्यू हुआ है हमारे देश का, और जितना भी हमने खर्चा किया है, उस सब का मेंटेनेंस, उस सब का जो रिकॉर्ड होता है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। बीओपी स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, जो हम आगे जाके इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ है उसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट करता है। फिर लास्ट में है इंश्योर्स लिक्विडिटी इन मार्केट। लिक्विडिटी यानी जो भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो भी मनी सप्लाई है वो हमारे इकोनॉमी में उसका सप्लाई अच्छे से चलता रहे, वो भी इंश्योर करता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स क्या होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स होते हैं, एक है एक्सपांशनरी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। तो ये जो दो टाइप्स है, इसमें से जो फर्स्ट टाइप है एक्सपांशनरी। अब जिन्हें एक्सपांशनरी वर्ड नहीं पता क्या होता है, एक्सपांशनरी एक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, दैट इज किसी भी चीज को इंक्रीज करना। एक्सपांशन का मतलब है किसी भी चीज को बढ़ाना, ग्रो करना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो एक्सपांशनरी पॉलिसी क्या कहती है कि जब भी हमें मनी का सप्लाई हमारे इकोनॉमी में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उन्हें कम करना होगा। मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड along with minimization of interest rates. अब ये कैसे होता है? जब हम मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं और इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं, तो ये इंटरलिंक, इनके बीच का रिलेशन क्या है? सपोज अगर आप लोन लेने जाते हो, आप जब भी लोन लेने जाते हो आप देखते हो कि आपको बैंक लोन देने के बाद आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा। सपोज आपको एक घर लेना है और आपने देखा कि उसका इंटरेस्ट रेट सपोज 10% है, तो आप कहते हो कि नहीं, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, शायद अगर रेट्स कम हो गए तब हम जाकर लोन लेते हैं।
तो आप रुकते हो थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद आप देखते हो कि 10% से इंटरेस्ट रेट 8% हो गया है। तो जब इंटरेस्ट रेट 8% होगा तो आप जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इंतज़ार किया होगा कि कब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। वो किसी भी टाइप का हो, घर के लिए हो, कार के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, किसी भी टाइप का लोन हो। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा लोग लोन ज़्यादा लेने लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब भी लोन का रेट कम हो रहा है, लोग लोन लेने जा रहे हैं, इसका मतलब लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, वो पैसा लोग आगे भी कहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मनी का सप्लाई हो रहा है, मनी का सप्लाई बढ़ रहा है इकोनॉमी में। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट कम किया है। और ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, ये आरबीआई क्यों इम्प्लीमेंट करता है, ये वो इम्प्लीमेंट करता है जब दो सिचुएशंस होती है। पहली सिचुएशन जब हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करना होता है, और दूसरी सिचुएशन तब जब हमें रिसेशन अवॉइड करना है, हमें जब रिसेशन नहीं चाहिए हमारे इकोनॉमी में। अब ये कैसे होगा, जैसे ही आप सपोज आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहे हो, आपको लोन दे रहा है बैंक, तो आप लोन लेकर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए आपने कुछ लोग रखे। तो आप जब किसी लोग को काम पे रख रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। जब भी आप घर के लिए लोन ले रहे हो, आप जब उस बिल्डर को पैसे दे रहे हो, उसने जो एम्प्लॉयज़ को रखा है वो और एम्प्लॉयज़ को ले लेगा, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें जब मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम होगा, और इससे रिसेशन भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाते हैं। सेकेंड, बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बैंक से परचेस करेगा तो वो उन सिक्योरिटीज के बदले उन्हें पैसे देगा। जब वो उन्हें पैसे देगा तो मनी सप्लाई बैंक्स के पास ज़्यादा होगा, तो बैंक्स भी दूसरों को, आम जनता जो है उनको लोन के लिए पैसे दे सकेंगे। तो यही कुछ पॉइंट्स है जैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो सके। तो आप जब नोट्स में आपके पॉइंट्स लिखोगे तो आपको इन डिटेल कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझ के लेना है एक्सपेंशनरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है। क्योंकि जब ये असर्शन रीजन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, और आप जैसे मैंने यहाँ लिखा है मनी सप्लाई इंक्रीज और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज एक्सपेंशनरी, बस इतना ही, ये 3 ही लाइन लिखनी है। पहले लिखो एक्सपेंशनरी, उसके बाद लिखना मनी सप्लाई इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इसके अलावा और कुछ मत लिखना, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होगा, एग्जैक्ट अपोजिट, जो हमने एक्सपेंशनरी में पढ़ा है उसका एकदम ही अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी में होगा। देखो अब यहाँ पे दिया है, इफ देर इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड राइज इन इंटरेस्ट रेट, दैट पॉलिसी इज रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी में हमने देखा था मनी सप्लाई बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट घट चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्शनरी में हम देखेंगे कि मनी सप्लाई घट रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन कर देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं और जो मनी सप्लाई है उसे फिर कम कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि हम इन्फ्लेशन जो है हमारे इकोनॉमी में उसे हम कम कर सके, इसीलिए मनी सप्लाई कम किया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे लोग पैसा बैंक से नहीं ले पाएंगे, बैंक लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे, बैंक के पास ही पैसा नहीं होगा तो लोगों को कहाँ से देंगे, लोगों के पास नहीं होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। दे रेज इंटरेस्ट रेट्स एंड सेल सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट। एक्सपेंशनरी में सिक्योरिटीज बाय कर रहे थे ताकि उनको बैंक्स को पैसा दिया जा सके। कॉन्ट्रैक्शनरी में जो हमारे सिक्योरिटीज है उसे बेच देंगे ताकि बैंक्स का पैसा ले लिया जाए और मनी सप्लाई कम किया जाए।
तो आपको बस इसी तरह लिखना है। एक्सपांशनरी के नीचे सिर्फ MS और एरो ऊपर की तरफ, इंटरेस्ट रेट्स में एरो नीचे की तरफ, कॉन्ट्रैक्शनरी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज। और डिटेल में मत लिखना, आपके एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल टाइम नहीं होगा ये इतने सारे लाइंस पढ़ने के लिए। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद आप और जैसे आगे कोर्स बढ़ेगा तो आप ये शायद पॉइंट भूल जाओगे, तो आप दोबारा ये वीडियो आकर देख सकते हो। इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वीडियो की 1.25 1.5 कर दीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा। बट इन डिटेल नोट्स में मत लिखिए, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स मैं कह रही हूँ वो ही लिखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अब क्वांटिटेटिव मतलब क्या होगा? क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, वो नंबर्स में हो, वॉल्यूम में हो, फिगर में हो, किसी में भी, जिसे भी हम मेजर करेंगे नंबर्स में, वॉल्यूम में, उसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, ये शायद आपने आपके कॉलेज लेवल में पढ़ा होगा। तो अभी हमें बस इसे थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़े बहुत जो रेट्स है उसे याद रखना है और ये क्या होते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हें याद रखना है। इस पे भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असर्शन रीजन स्टेटमेंट फॉर्म में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और कभी कभार आपको इसके रेट्स नॉर्मल क्वेश्चन होगा और रेट्स पूछ लिए जाएंगे, बस इतना ही। तो पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव का क्या होता है। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मीन्स जब RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, CB लिखा है मैंने, आप समझ जाइएगा। CB मीन्स कमर्शियल बैंक्स। RBI जब लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को और लोन के बदले कमर्शियल बैंक्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखना होता है RBI के पास। समझ गए? रेपो रेट मीन्स जब RBI लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को और उस लोन के बदले कुछ डिपॉजिट करना होगा कमर्शियल बैंक को। जैसे आप अगर हम जैसे पिक्चर्स में देखते हैं कि एक औरत अपने गहने लेकर जा रही है और ज्वेलर के पास देती है और उसके बदले में वो उसे पैसे देता है। जब वो उसे पैसे लौटा देगी तो वो अपना जो भी ज्वेलरी है, गहने वगैरह है, वो ले जा सकेगी। इसी तरह जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं तो RBI उन्हें लोन के तौर पे पैसे देता है और बदले में कमर्शियल बैंक को कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। जो रेट RBI चार्ज करता है उस लोन पे वो है हमारा 4%। ये जो मैं रेट्स आपको बताने वाली हूँ ये अब तक के जो रेट्स है वो है। अगर आपके एग्जाम तक इन रेट्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको तब अपडेट करके बता दूंगी, बट अभी के लिए आपको ये जो भी रेट्स मैं दे रही हूँ वो आपको याद रखने होंगे। ओके, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है हम वो देखते हैं। रिवर्स रेपो यानी कि जो रेपो होगा उसका उल्टा रिवर्स रेपो, उसका अपोजिट। तो रेपो में RBI लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक लोन देगा RBI को। ठीक है, कमर्शियल बैंक लोन देगा RBI को और ये जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक वो होगा 3.35%। अब आप सोचोगे कि अभी तो आपको सब समझ आ रहा है, बट एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रेपो रेट 4% था या 3.5% था, रिवर्स 3.35 था या 4% था। तो इसे याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो रेपो रेट होता है वो कौन दे रहा है लोन? RBI। RBI क्या है? फादर ऑफ द बैंक्स, सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा बैंक। तो जब बड़ा बैंक किसी छोटे बैंक्स को लोन दे रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेगा वो ज्यादा होगा।
तो रेपो रेट का इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ही ज्यादा रहेगा। और जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें क्या हम देख रहे हैं कि जो छोटे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पैसा देते हैं आरबीआई को। तो जब कमर्शियल बैंक, छोटे बैंक्स, बड़े बैंक, बड़ा जो बैंक है सेंट्रल बैंक है उसको जब दे रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट बड़े से कितना लेगा, बहुत कम लेगा, जो कि है 3.35%। तो इस तरह आपको याद रखना है कि आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो जब लोन देगा तो वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट हमेशा ज्यादा होगा रिवर्स से। और ये जो भी रेट्स है मैंने आपको जैसे कहा था स्टैट्स बुक बनाकर रखो, उस स्टैट बुक में सिर्फ ये रेट लिखना, रेपो 4, रिवर्स रेपो 3.35, और हर 2 दिन बाद बस उस बुक को ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम देखते हैं वैसे देखिए। लर्न करने की कोशिश मत कीजिएगा, बट ऐसे ही उस बुक को देखिएगा। रोज नहीं हो सकेगा तो 2 दिन छोड़कर आप रात में बस सोते टाइम उस बुक पे एक नजर डालिएगा। आपको अपने आप 6 महीने के बाद सारे रेट्स, सारे स्टैट्स का जो भी फिगर्स है सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट। थर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? जैसे नाम में दिया है एडजस्टमेंट, मीन्स किसी को ये एडजस्ट कर रहा है। किसे एडजस्ट कर रहा है? जो हम लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं रेपो और रिवर्स रेपो में, उसके टाइम, उस दौरान जब भी कोई मिसमैचेस होते हैं, जब लोन दिया जाता है, लिया जाता है, ये लिक्विडिटी के टाइम जब भी कोई मिसमैचेस होते हैं उसे सही करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? उसमें भी आरबीआई लोन देगा सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को। तो आप कहोगे ये तो सेम रेपो की तरह हो गया। नहीं, ये रेपो की तरह नहीं है। आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को, बट कब देगा? ओवरनाइट। जब भी आपको स्टेटमेंट रीजन असर्शन में ये वर्ड दिखा ओवरनाइट, ऑप्शन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ही होगा। और अगर उस स्टेटमेंट में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अलावा कुछ और नाम दिया होगा, रिवर्स, कैश रिजर्व, रेपो, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जब भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात की जाएगी ओवरनाइट याद रखना। जब स्टेटमेंट में ओवरनाइट दिया है तो देखना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दिया है या नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए अलग है रेपो से। रेपो में नॉर्मल टाइम पे लोन दिया जाता है, नॉर्मल वे में दिया जाता है, बट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ओवरनाइट, जब एकदम इमरजेंसी का टाइम होता है, तुरंत के तुरंत जब लोन चाहिए होता है बैंक्स को, तब आरबीआई जब लोन देती है ओवरनाइट, उसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और क्योंकि ये एकदम ओवरनाइट अर्जेंसी में दिया जाता है तो इसका परसेंट सबसे ज्यादा होगा, इसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होगा, जो कि है 4.25%। कौन दे रहा है लोन? आरबीआई, इसलिए इंटरेस्ट रेट कैसा होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? रेपो से भी ज्यादा होगा। क्यों रेपो से ज्यादा होगा? क्योंकि ये ओवरनाइट दिया जा रहा है, इमरजेंसी के तौर पे दिया जा रहा है, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जब नॉर्मली आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा। अब आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को कितने टाइप्स में लोन दे रहा है। कभी रेपो के टाइप में दो लोन दे रहा है, कभी मार्जिनल के टाइप में दे रहा है, अब बैंक रेट के टाइप में भी आरबीआई लोन दे रहा है। तो आरबीआई बड़ा बैंक है, इसलिए तो आरबीआई को सेंट्रल कहा जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें कर सकता है, बट अलग अलग तरीके से। तो बैंक रेट में भी आरबीआई लोन देगा कमर्शियल को, पर
जैसे रेपो में हमने देखा था कि कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करना होता है कमर्शियल को, मार्जिनल में हमने देखा था ओवरनाइट दिया जाता है, बट बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक रेट में ना ही ओवरनाइट लोन होगा, ना ही वो कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत होगी। तो जिस लोन में ना कोलैटरल होगा ना ओवरनाइट होगा, वो होगा आपका बैंक रेट का लोन। और जिस ये लोन, क्योंकि इसमें ना ही कोई कोलैटरल सिक्योरिटी दी जा रही है, इसीलिए इस पे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा आरबीआई, एंड वो भी होगा हमारा 4.25, सेम जैसा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में है सेम। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि रेपो में क्या होता है, 4% क्यों ले रहा है? क्योंकि वो सिक्योरिटी भी ले रहा है इसीलिए। बट बैंक में क्या कर रहा है, वो बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा, इसीलिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगा। और मार्जिनल में क्या हो रहा है, ओवरनाइट दे रहा है वो। आज किसी कमर्शियल बैंक ने अर्जी डाली लोन की और 1 घंटे 2 घंटे में उससे दे दिया, तो इसीलिए उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, 4.25। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया है या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना, रेपो कोलैटरल सिक्योरिटी, मार्जिनल ओवरनाइट, बैंक रेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 6th पॉइंट, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, इसे हम CRR भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक टाइप का रिजर्व होता है, एक टाइप का डिपॉजिट होता है, जो हम बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, उन्हें आरबीआई के यहाँ जमा करना होता है। और ये जब आरबीआई के पास हम डिपॉजिट करते हैं तो इसका परसेंट कितना होता है, 4%। ठीक है, तो अब आपको 2 इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए जिसके रेट सेम है, एक है रेपो और एक CRR जिनका रेट होगा 4%, एक है मार्जिनल और एक बैंक रेट जिनका होगा 4.25%। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कैश रिजर्व रेशियो मीन्स वो डिपॉजिट या वो फंड या वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, वैसे ही होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक टाइप का रिजर्व है, एक टाइप का लिक्विड फंड है, जो गोल्ड, सिक्योरिटीज, कैश होता है उसे जमा करना होता है, उसे रिजर्व करना होता है, उसे एक फंड की तरह रखना होता है। बट कहाँ रखना होता है, ये बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अपने ही बैंक में रखना होता है, और इसका परसेंट होता है 18%, और इसे SLR भी कहा जाता है। अब इसे कैसे याद रखोगे आप, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एस मीन्स सेल्फ यानी हमें हमारे ही बैंक में इतना पैसा साइड में रखना है, इमरजेंसी के लिए या क्राइसिस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। इन पैसों को हम हाथ नहीं लगा सकते, ये रिजर्व में है, जब भी मुसीबत होगी बैंक के लिए वो तब इस फंड को यूज़ कर सकता है। तो 18% हर बैंक को रखना है एज रिजर्व अपने ही बैंक में, और CRR में 4% रिजर्व रखना है आरबीआई के पास। कंफ्यूज मत होना, मैंने ट्रिक बता दी है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, तो S मीन्स सेल्फ, मीन्स हम हमारे ही बैंक में वो रिजर्व रखेंगे 18% का। ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। ओपन मार्केट में ऑपरेशंस क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं उसे जब हम मार्केट में जाकर सेल करते हैं, बेचते हैं या हम उसे खरीदते हैं, उसे हम कहेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या आ सकता है, ट्रेजरी बिल्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीजें ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आती है। तो जब आप इसे बाय करते हो या आप इसे सेल करते हो मार्केट में, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्वांटिटेटिव टाइप में।
समझ में आया आप सबको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका यूज़ क्वालिटी चेक्स के लिए किया जाता है। क्वांटिटेटिव में हमने देखा था कि मनी रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड यूज़ होता है, तो क्वालिटेटिव में चेक्स के लिए, क्वालिटी चेक्स के लिए यूज़ होगा। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स कि फॉर एग्जांपल जब आप लोन अप्लाई करते हो, अगर आपने 40 लाख्स के लिए लोन का एप्लीकेशन किया है, आपका जो हाउस का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 40 लाख्स है, तो आपको 40 लाख्स का लोन चाहिए होगा। बट क्या बैंक आपको पूरे 40 लाख्स का लोन देगा? नहीं, बैंक आपको पूरे 40 लाख्स का लोन नहीं देगा। बैंक क्या करेगा? आपका जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, मीन्स आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, आपकी सैलरी, आपका अदर इनकम, जो भी आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो पूरा वो चेक करेंगे। उसके बाद वो आपको फॉर एग्जांपल 30 लाख का लोन आपका जो है वो अप्रूव करेंगे। तो जो रिमेनिंग 10 लाख है जो उन्होंने अप्रूव नहीं किया, वो क्या होता है? वो एक मार्जिन होता है। क्यों होता है? कि बैंक अपने ये भी एक सेफ स्टेप रखता है ताकि अगर कोई इंसान पे ना कर पाए तो पूरा लॉस बैंक को भी नहीं होना चाहिए। तो ये बैंक का भी एक मार्जिन होगा कि अगर किसी ने 50 लाख का लोन अप्लाई किया है तो वो उनका फाइनेंशियल चेक करेंगे। फाइनेंशियल चेक के बाद उसके अकॉर्डिंग वो उनको 40-35 लाख का लोन पे कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें आरबीआई क्या करेगा? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा? जो भी इंटरेस्ट, जो भी मार्जिन है उसे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन के टाइम मार्जिन इंक्रीज करेगा आरबीआई, अब शायद आपको लोन 28 लाख का मिले या 25 लाख का मिले। और जब डिफ्लेशन का टाइम होगा तब आरबीआई क्या करेगा? मार्जिन कम कर देगा और बैंक्स आपको लोन 33-30 तक दे सकेंगे। तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई का कंट्रोल कैसे रखना है, कैसे करना है, अगर इकोनॉमी में रिसेशन या डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें होती है, तो आरबीआई ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके इकोनॉमी को, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल में रखता है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो वो मार्जिन को बढ़ा देगा, मार्जिन बढ़ाने से लोगों को लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई कम होगा। अगर डिफ्लेशन पीरियड है तो मार्जिन कम कर देगा, लोन ज़्यादा मिलेगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो कि है क्रेडिट रैशनिंग। अभी रैशनिंग ये वर्ड तो आप सभी ने सुना ही होगा। रैशनिंग मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक्स क्या करेंगे? उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो चेक करेंगे ही, बट क्या उस लोन के बदले में वो कोई सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक में डिपॉजिट कर सकता है या नहीं, ये भी चेक करेंगे। अगर वो इन्वेस्टर बैंक को कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं दे सकता लोन के बदले में, तो वो उसका लोन रिजेक्ट कर देंगे, उससे वो लोन नहीं देंगे। क्योंकि इस चेक में अगर पर्सन के पास उतना क्रेडिट नहीं है कोलैटरल सिक्योरिटी प्लेज के लिए, तो बैंक रिफ्यूज़ कर देगा, बैंक रैशनिंग करेगा और उसे लोन नहीं देगा। सिंपल। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन मीन्स क्या? मॉरल सुएजन वो होता है जब बैंक्स गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कहा है एसएलआर 18% मेंटेन करने के लिए, वो नहीं कर रहे, या उनके ट्रांजैक्शंस में कुछ फॉल्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जब आरबीआई वो नोटिस करेगा तब वो बैंक को प्रेशराइज करेगा कि उन्हें फॉलो किया जाए।
और अगर बैंक्स फिर भी फॉलो नहीं करते तो आरबीआई स्पेशल गाइडलाइंस इशू करेगा सिर्फ उस बैंक के लिए जो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मॉरल सुएजन में आरबीआई प्रेशर क्रिएट करते हैं, न्यू गाइडलाइंस क्रिएट करते हैं, इश्यूज डायरेक्टिव्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो मॉरल सुएजन में जब भी बैंक्स कुछ फॉलो नहीं करेंगे आरबीआई ये सारी चीज़ें अपनाएगा। और जो हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन मीन्स जब इतना सब करने के बाद भी अगर बैंक्स फॉलो नहीं कर रहे उन सब चीज़ों को तो आरबीआई फिर बैंक्स के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेगा। डायरेक्ट एक्शन में वो उनको पेनाल्टी के लिए कह सकते हैं, वो उनके साथ उनका कोई भी लोन अप्रूवल का प्रोसेस है, कोई जो भी उनको अथॉरिटीज़ दी गई है वो स्टॉप कर सकते हैं, या फिर वो उनका बैंक भी क्लोज करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन में एकदम सीवियर कंडीशन में जब सब चीज़ें इस्तेमाल करके देख ली फिर भी बैंक्स अगर आरबीआई के गाइडलाइंस पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक्शन में बैंक्स या तो उनके लिए पेनाल्टी चार्ज करेंगे या उनके जो अथॉरिटेटिव जो उन्हें अथॉरिटी दी गई थी वो बंद करवा दी जाएगी, या फिर सीवियर केस में बैंक भी क्लोज किया जा सकता है। तो ये थे हमारे 4 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इनके नेम्स आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इन 4 में से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। तो अगर फिक्सेशन, क्रेडिट, मॉरल दिया है बट डायरेक्ट की जगह वो रेपो रेट दे देंगे या ओपन मार्केट ऑपरेशंस दे देंगे तो आपको फिर वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो सिर्फ नेम्स याद रखिएगा, नेम्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है। डिटेल्स जो भी मैंने एक्सप्लेन किए वो अपने नोट्स में मत लिखिएगा, वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आगे जाके जब आप सिखाओगे तो आपको भी उसे समझाने आना चाहिए, इसीलिए है। नेम्स जो हेडिंग्स है वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। और अगर आप डिटेल्स भूल जाते हो, आपको ऐसा लगता है नहीं हम भूल जाएंगे, फिर भी आप नोट्स मत बनाइएगा। जब आपको रिवाइज करना है कोई एक टॉपिक, सपोज अगर आपको अभी क्वांटिटेटिव का रिवाइज करना है तो ये वीडियो को दोबारा से थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देखिएगा और सिर्फ जो टॉपिक आपको लग रहा है आप भूल रहे हो डिटेल्स, उतना पार्ट देख के स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरा एंड फेमा। ये 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है हमारे लीगल एनवायरनमेंट के। तो लीगल एनवायरनमेंट में जो फर्स्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है पैरा एंड फेमा। अब पैरा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो पहले हम देखते हैं ये एक्ट्स फॉर्म क्यों किए गए थे। तो ये जो एक्ट्स है फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉर्म इसलिए किया गया था कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम फॉरेन कंट्री से करते हैं, या हम उनसे कुछ परचेस कर रहे हैं या हम उन्हें कुछ सेल कर रहे हैं या हम वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के टाइम जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसमें जो भी करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, इन सब को मैनेज करने के लिए, इन सब पे नज़र रखने के लिए ये एक्ट फॉर्म किया गया था। तो सबसे पहले जो एक्ट फॉर्म किया गया वो था फेरा एक्ट। ये एक्ट कब फॉर्म किया गया था? 1973 में। तो आपको ये याद रखना है, मैंने जब वीडियो के फर्स्ट वीडियो में जो कहा था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के वीडियो में कि आपको एक स्टैट्स की बुक मेंटेन करनी है, तो उस स्टैट्स की बुक में आपको ये पॉइंट ज़रूर नोट करना है कि फेरा एक्ट कब आया था? 1973 में, ठीक है। तो ये एक्ट जो था ओल्ड एक्ट था, यानी कि सबसे पहला एक्ट था, और अब इसको रिप्लेस किया है किसने? फेमा ने। अब फेमा ने इसे क्यों रिप्लेस किया ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम फेरा क्या था वो देख लेते हैं। तो जो फेरा एक्ट था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट था। स्ट्रिक्ट मीन्स क्या? इसमें बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे रेगुलेशंस थे जो आपको फॉलो करने थे जब भी आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो।
नेक्स्ट इसमें 81 सेक्शंस थे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 81 सेक्शंस फेरा में। अब आप कैसे याद रखोगे कि ये एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट था, इसमें बहुत सारे रूल्स थे, इसलिए इसके सेक्शंस है 81, या फिर आप इसे 9 का स्क्वायर के तरीके से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच। इसका भी मतलब वही होता है कि बहुत सारे रूल्स, कंजर्वेटिव मीन्स बहुत सारे रूल्स, जल्दी से आप कोई चीज़ कर नहीं सकते, कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, बहुत सारे रोक टोक थे हर एक ट्रांजैक्शन करते समय। जो अगला पॉइंट है उसमें भी कहा गया है कि पेनाल्टी प्रोविजंस वेरी स्ट्रिक्ट। इसका मतलब है अगर आपने किसी रूल, किसी नियम को, किसी गाइडलाइन को नहीं फॉलो किया, उसका पालन नहीं किया, उसे आप अगर तोड़ते हो तो फिर आपको पेनाल्टी पे करनी होगी, यानी कि आपको कुछ पैसे देने होंगे आपने अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेटिंग प्रोविजंस दैट इज क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो अगर फेरा में आपने कोई भी गलती की ट्रांजैक्शन के टाइम, आपने अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो आपको डायरेक्टली क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से जेल में भी भेजा जा सकता है। इसीलिए इस एक्ट को बहुत ही स्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्टिव और कंजर्वेटिव अप्रोच कहा गया है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी गलती या फिर आपने कुछ चीज़ नज़रअंदाज कर दी, गलती से भी आपने गलती कर दी, तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस का स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये जो आपने पॉइंट्स देखे, इन सब में आपको एक वर्ड जो है बार बार सुनाई दिया होगा, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। तो फेरा से आपको इसलिए याद रखना है कि फेरा बहुत स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्ट मीन्स इसमें रूल्स थे, रूल्स ज़्यादा थे, इसलिए इसका जो सेक्शन है वो हम कैसे याद रखेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ सेक्शंस थे, ज़्यादा रूल्स थे, इसलिए इसके सेक्शंस थे 81, 9 स्क्वायर 81। अब 9 स्क्वायर क्यों कह रही हूँ मैं, ये आप देखो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, इसीलिए इसे रिप्लेस करना पड़ा, इसे थोड़े चेंजेस लाने पड़े। तो फेमा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब फेमा एक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, दो रीजंस की वजह से। फर्स्ट, क्योंकि फेरा एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट था, और सेकेंड, 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो जब लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ तब लोगों को, तब गवर्नमेंट को, सबको इम्पोर्टेंस पता चला कि फॉरेन एक्सचेंज करते टाइम हमारी कंट्री को भी बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, तो हमें इसे थोड़ा लिबरलाइज करना चाहिए, हमें इस एक्ट को थोड़ा लिबरलाइज करना चाहिए, इसमें थोड़े चेंजेस लाने चाहिए, इसके रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा कम करना चाहिए। इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। और ये जो दोनों जो एक्ट्स थे, फेरा एक्ट और फेमा एक्ट, दोनों ही एक्ट्स एप्लीकेबल थे पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल था। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेट जो है पर्टिकुलर वो ही इस एक्ट को फॉलो करेगा, पूरे इंडिया को, पूरे देश को इस एक्ट को फॉलो करना होगा। तो फेमा ने फेरा को कब रिप्लेस किया, 1999 में। अब 1999 में इस एक्ट को बनाया गया था, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको जब फॉलो करना था, फॉलो करना कब से था, 1 जून 2000। तो ये इसके 2 इयर्स दिए गए हैं, दोनों में से एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपके स्टैट्स बुक्स में दोनों ईयर को लिखिएगा कि 1999 में फॉर्म किया गया था और इफेक्ट में कब लाया गया, 2000, 1 जून 2000 में इसको इफेक्ट में लाया गया, इसने रिप्लेस किया फेरा को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिबरल एप्लीकेबल टू होल इंडिया। मैंने समझा दिया ये 49 सेक्शंस। हाँ, अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, इसलिए हमें ऐसे याद रखना है। जब मैं पढ़ रही थी मुझे भी मेरे एजुकेटर्स ने यही सिखाया था कि
9 स्क्वायर 81 याद रखो, 7 स्क्वायर 49। और एक जो मैंने तरीका सोचा है वो ऐसा सोचा है कि फेरा में रूल ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसके सेक्शंस ज़्यादा होंगे। फेमा में थोड़े रूल्स कम है, लिबरल है, तो इसके सेक्शंस कम होंगे। ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो आप दोनों में से आपको जैसा सही लगे आप वैसा याद रख सकते हो, या आप अपना कोई न्यू वे भी ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड वेलकमिंग अप्रोच। बहुत सिंपल, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पेनाल्टी फॉर वायलेटिंग प्रोविजंस दैट इज सिविल ऑफेंस। अब फेरा में क्या होता था, अगर आपने कोई भी गलती की क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाएगा और आपको जेल हो सकती है। बट फेमा में ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ गलती करते हो ट्रांजैक्शंस के दौरान तो आपको पहले मॉनेटरी पेनाल्टी पे करनी होगी, आपको कुछ चार्जेस पे करने होंगे। बट अगर आप वो चार्जेस भी पे नहीं करते हो तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फेरा में क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है और फेमा में सिविल ऑफेंस। समझ में आया डिफरेंस? फेरा में बिना सोचे समझे गलती हुई डालो जेल में, फेमा में ऐसा नहीं, पहले आपको थोड़ा मौका दिया जाएगा, फिर अगर आपने वो पेनाल्टी भी पे नहीं की तो आपको जेल होगी। तो फेरा और फेमा का डिफरेंस समझ में आ गया आप सबको? फेरा को क्यों रिप्लेस किया फेमा ने, ये भी समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फेमा के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो न्यू एक्ट है इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। फेरा पे हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं, एक या दो, कि फेरा का फुल फॉर्म बता दीजिए, उसका ईयर बता दीजिए, या फिर उसके सेक्शंस बता दीजिए, और बेसिकली ये है क्या कि क्रिमिनल ऑफेंस है। फेमा में इन डिटेल पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, इसकी पेनाल्टी, सेक्शंस और भी बहुत कुछ, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फेमा के साथ साथ कोपरा एक्ट पढ़ेंगे और जो CSR के मॉडल्स होते हैं वो देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, उससे भी मुझे फीडबैक मिल रहा है कि आपको सच में मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं आपको हक से कह रही हूँ कि आपको इसे लाइक ज़रूर करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमर्स एस्पिरेंट्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा आपके जो भी सजेशंस होंगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। हमने हमारा कोर्स 3 लैंग्वेजेस में स्टार्ट किया है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो जो स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं वो उस लैंग्वेज में उस वीडियो को देख सकेंगे, और ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपसे कल मिलूंगी। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।